ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। रेखा गुप्ता शपथ लेने के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। रेखा गुप्ता के सीएम बनने का 3C फैक्टर क्या है, आज हम उसे डिकोड करने वाले हैं। रेखा गुप्ता ने सीएम पद की रेस में कई बड़े चेहरों को पीछे छोड़ दिया। रेखा गुप्ता में ऐसा कौन सा करिश्मा था जो सीएम पद के बाकी दावेदारों पर भारी पड़ा, ये खबर भी आपके सामने होगी। सीएम रेखा गुप्ता अपनी टीम के साथ तैयार है। अब सवाल उन चुनौतियों से निपटने का है जो नई सरकार के सामने खड़ी है। आज हम उन चुनौतियों की फाइल आपके लिए खोलने वाले हैं और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे होगी स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें आज हम दिखाएंगे रेखा गुप्ता की दिल्ली 6। लेकिन शुरुआत रेखा गुप्ता एंड टीम के शपथ वाले दृश्यों के साथ करते हैं। भारत माता की। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के बीच संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। भारत देश संविधान ਲਈ सच्ची श्रद्धा ਅਤੇ वफादारी रखांगा। तो शपथ के साथ देश की राजधानी दिल्ली में रेखा राज की शुरुआत हो चुकी है। रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री बन गई है। रेखा गुप्ता के साथ प्रवेश वर्मा समेत 6 मंत्रियों ने भी ऐतिहासिक रामलीला मैदान में शपथ ली है। शपथ लेने के करीब 2.5 घंटे बाद वो दिल्ली सचिवालय पहुंची और औपचारिक तौर पर सीएम का पदभार ग्रहण किया। फिर शाम को वो पूरी कैबिनेट के साथ यमुना आरती में शामिल हुई। बीजेपी की जीत पे यमुना की सफाई एक बड़ा मुद्दा रहा है। ऐसे में पहले दिन ही सीएम ने इस मुद्दे को लेकर अपना एजेंडा साफ कर दिया। आखिर में सीएम बनने के पहले ही दिन रेखा गुप्ता ने पहली कैबिनेट मीटिंग भी की। ये सब आप सुबह से लगातार देख रहे हैं। लेकिन भारत की बात में हम आपको सिर्फ ये तस्वीरें नहीं दिखाएंगे, बल्कि उन सवालों के जवाब भी देंगे जो सीएम के तौर पर रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगने के बाद से ही राजधानी के सियासी गलियारों के साथ साथ दिल्ली वालों के जहन में भी चल रहे थे। जैसे रेखा गुप्ता ने सीएम पद की रेस कैसे जीती, कैसे मुख्यमंत्री पद की रेस में चल रहे बाकी चेहरों को उन्होंने पछाड़ दिया, वो कौन से फैक्टर रहे जिनकी वजह से 26 साल बाद दिल्ली में बन रही बीजेपी सरकार की कमान रेखा गुप्ता के हाथों में सौंपी गई। हमने रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने का 3C कॉम्बिनेशन आपके लिए डिकोड किया है। इस कॉम्बिनेशन में ही बीजेपी की वो रणनीति है जिसने रेखा गुप्ता के हाथों में दिल्ली की भाग्य रेखा सौंपी है। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जय हिंद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय श्री राम। भारत माता की जय। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ मंत्री पद की शपथ लेने वाले कई चेहरे आखिरी वक्त तक सीएम पद की रेस में चल रहे थे। चाहे वो प्रवेश वर्मा हो, मनजिंदर सिंह सिरसा हो या फिर आशीष सूद हो, सबके नाम को लेकर सियासी गलियारों और न्यूज चैनलों की सुर्खियों में अटकलें जारी थी। हालांकि शपथ लेने वाले चेहरों के अलावा रोहिणी से तीसरी बार चुनाव जीतकर विधायक बने विजेंद्र गुप्ता और शकूर बस्ती से विधायक करनैल सिंह भी मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में शुमार थे। बीजेपी ने आखिरी वक्त तक अपने पत्ते नहीं खोले थे। विधायक दल की बैठक होने तक किसी को नहीं पता था कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। कोई विजेंद्र गुप्ता को भावी सीएम बता रहा था, कोई प्रवेश वर्मा के नाम पर मुहर लगाने की बात कर रहा था। इसके अलावा मनजिंदर सिंह सिरसा, आशीष सूद और करनैल सिंह के नाम भी हवा में थे। हालांकि विधायक दल की मीटिंग शुरू होने के बाद ही सबसे पहले एबीपी न्यूज ने देश को बता दिया था कि मुख्यमंत्री का ताज शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता के सिर ही सजेगा।
अगली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होने जा रही है। जिस महिला कार्ड का जिक्र लगातार किया जा रहा था वो दिल्ली में कारगर साबित हुआ बीजेपी के लिए, और ऐसे में महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होने जा रही है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। इसके बाद औपचारिक ऐलान हुआ और एबीपी न्यूज की खबर पर मुहर भी लगी। फिर ये साबित हो गया कि एबीपी न्यूज ही है जो देश को आगे रखता है। रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि रेखा गुप्ता जिन चेहरों को पीछे छोड़कर सीएम की कुर्सी तक पहुंची, वो सारे चेहरे आज शपथ ग्रहण में मौजूद थे। विजेंद्र गुप्ता और करनैल सिंह को छोड़कर बाकी चेहरे उनकी टीम का हिस्सा भी बने हैं। खबरें थी कि रेखा गुप्ता के बाद विजेंद्र गुप्ता और प्रवेश वर्मा रेस में आगे पीछे चल रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी महिला रेखा गुप्ता को ही मिली। वैसे शपथ ग्रहण समारोह के बीच सबसे ज्यादा चर्चा इन 3 तस्वीरों की हो रही है। तस्वीरों को देखकर राजनीति के जानकार अलग अलग कयास लगा रहे हैं। रेखा गुप्ता से मुलाकात के दौरान प्रवेश वर्मा की बॉडी लैंग्वेज को डिकोड कर रहे हैं। ये तस्वीरें शपथ लेने से पहले की हैं, जब रेखा गुप्ता रामलीला मैदान पहुंची थी और वहां मौजूद पार्टी नेताओं से मिल रही थी। इस दौरान वो प्रवेश वर्मा से भी गले लगकर मिली। दूसरी तस्वीर मंच की है, जब रेखा गुप्ता अपनी टीम के मंत्रियों से मिल रही थी तो सबने उनसे खड़े होकर गर्मजोशी से मुलाकात की, लेकिन प्रवेश वर्मा कुर्सी पर बैठे रहे। एक ये तीसरी तस्वीर भी काफी वायरल है, जब प्रवेश वर्मा ने मंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेने के बाद उन्होंने पीएम मोदी का धन्यवाद दिया, लेकिन इस दौरान एक बार भी उन्होंने मंच पर बैठी रेखा गुप्ता की तरफ नहीं देखा। जानकार कह रहे हैं कि कहीं न कहीं उनके मन में मुख्यमंत्री न बनने की टीस है। प्रवेश वर्मा जाट फैक्टर के रूप में देखे जा रहे थे। कैबिनेट मंत्री बनाकर एक तरह से उन्होंने जाट बिरादरी को सम्मान दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जाट वोट को ध्यान में रखते हुए वो एक बड़ा रिस्क लेने के चक्कर में थी भारतीय जनता पार्टी। हालांकि प्रवेश वर्मा के परिवार वाले, चाहे उनकी पत्नी हो, बेटी हो, बहन हो या चाचा हो, किसी भी तरह की नाराजगी होने से इनकार कर रहे हैं। सब बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, इतनी अच्छी पोस्ट दे रहे हैं, वो बहुत है। कार्यकर्ता के लिए जो पार्टी दे वो सर आंखों पे। प्रवेश जी बहुत खुश हैं, वो बिल्कुल निश्चिंत है। जो पार्टी ने उन पे जिम्मेदारी दी है उसको पूरी तरह से फैसला हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, गृह मंत्री जी ने किया, वो ठीक है। नाराज का क्या है, काम करना है, काम करेंगे। इन सब के बीच आज चर्चा के केंद्र में रेखा गुप्ता ही है, जो दिल्ली में बीजेपी की दूसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है। रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साध लिए हैं, और बीजेपी ने ये तीर 3C फैक्टर को एक साथ जोड़कर तैयार किया है। अब बिना देर किए आपके लिए रेखा गुप्ता को सीएम बनाए जाने का 3C फैक्टर डिकोड करते हैं। आपको बताते हैं कि कैसे रेखा गुप्ता अपने सभी प्रतिद्वंद्वुओं पर भारी पड़ी और दिल्ली के सीएम पद की रेस जीतकर मैडम चीफ मिनिस्टर बन गए। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगी। रेखा गुप्ता को सीएम बनाने में बीजेपी ने 3C फैक्टर पर फोकस किया। सिर्फ रेखा गुप्ता इकलौती थी जो बीजेपी के 3C वाले फोकस एरिया में फिट बैठ रही थी। इस 3C में पहला कास्ट यानी जाति, दूसरा क्लास यानी महिला वर्ग और तीसरा C क्रेडिबिलिटी यानी संगठन के प्रति सच्ची प्रतिष्ठा और ईमानदारी से जुड़ा है। बीजेपी के सामने दिल्ली का सीएम बनाना एक बड़ी चुनौती की तरह था, क्योंकि देश की राजधानी का मिजाज बाकी राज्यों से बिल्कुल अलग है। ऐसे में रेखा गुप्ता इसीलिए इस रेस को जीत गई क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि संघ की रही है। उन्हें संगठन में काम करने का अच्छा अनुभव है। संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी रही है। जनता के बीच अच्छे नेता की छवि है और मिडिल क्लास का प्रतिनिधित्व करती हैं। रेखा गुप्ता वैसे समाज से आती हैं जो कभी दिल्ली का बड़ा वोट बैंक हुआ करता था, और दिल्ली में इस समाज की अच्छी खासी आबादी भी है। अरविंद केजरीवाल भी वैसे समाज से आते हैं जिन्हें अभी तक वैसे समाज का अच्छा खासा सपोर्ट रहा है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर अपने कोर वोटर को बड़ा संदेश देने का प्रयास किया है। हालांकि चाहे वो विजेंद्र गुप्ता हो, प्रवेश वर्मा हो, मनजिंदर सिंह सिरसा हो, आशीष सूद हो या फिर करनैल सिंह, ये सब भी बीजेपी के अनुभवी नेता हैं। इन्हें भी संगठन का अच्छा खासा अनुभव है। ये उन जातियों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने बीजेपी की जीत में अहम भूमिका निभाई है। विजेंद्र गुप्ता भी वैश्य समाज से आते हैं। लगातार 3 बार रोहिणी से विधायक चुने गए हैं। संगठन का लंबा अनुभव है।
आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगातार सक्रिय रहे हैं। प्रवेश वर्मा जाट समुदाय का बड़ा चेहरा है, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे रहे हैं, सांसद भी रह चुके हैं। आशीष सूद पंजाबी हैं, संघ और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के करीबी माने जाते हैं। इसके बावजूद वो सीएम नहीं बन सके। इसके अलावा मनजिंदर सिंह सिरसा 2021 में अकाली दल छोड़कर बीजेपी में आए, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव बने। हम जब कॉलेज में फाइनल ईयर में थे तब बीजेपी यहाँ जीती थी और उसके बाद 32 साल बाद दोबारा हमारी सरकार बनी है। मैं समझता हूँ कि दिल्ली के प्रति हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप भी वरिष्ठ नेता हैं सर, लेकिन उस तरह से जो सीएम की पदवी रेखा गुप्ता जी को दी। रेखा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। बस एक महिला फैक्टर था जो रेस में रेखा गुप्ता को आगे कर रहा था, क्योंकि देश की चुनावी राजनीति में पिछले एक दशक से महिलाओं को नए वोट बैंक के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि महिलाओं को जाति और धर्म की पहचान से अलग राजनीतिक रूप से लामबंद किया जा सकता है। बीजेपी ने भी अपने वादों के जरिए महिलाओं को लुभाने की कोशिश की और महिलाओं ने उन वादों पर भरोसा जताया। तब जाकर बीजेपी को दिल्ली में 48 सीटें मिल सकी। ऐसे में शायद रेखा गुप्ता के जरिए बीजेपी इस आधी आबादी के बीच संदेश देना चाहती है कि महिला उनकी प्राथमिकता में ऊपर है। रेखा जी के चयन के पीछे 2-3 कारण हैं। पहला तो रेखा जो है संगठन की व्यक्ति है। दूसरा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है उसमें वो पली बढ़ी और बड़ी हुई है। तीसरा, वो वैश्य समाज से आती है। और चौथा, महिला। एक तरह से भाजपा ने ये संदेश भी दिया है कि हम महिलाओं का सम्मान रखते हैं और महिलाओं को नेतृत्व भी सौंपते हैं। वैसे भी राजस्थान में वसुंधरा राजे के बाद से किसी भी बीजेपी शासित राज्य में महिला मुख्यमंत्री नहीं थी। विपक्ष आरोप लगा सकता था कि बीजेपी सिर्फ वोट के लिए महिलाओं की बात करती है। यही देखते हुए बीजेपी ने महिला को मुख्यमंत्री बनाकर एक तीर से कई समीकरण साध लिए। रेखा गुप्ता के सीएम बनने के बीच दिल्ली में बीजेपी की पहली महिला सीएम सुषमा स्वराज की भी चर्चा हो रही है। सुषमा स्वराज 1998 में दिल्ली में बीजेपी की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, लेकिन वो सिर्फ 52 दिन ही पद पर रह सकी। लेकिन 52 दिनों के छोटे से कार्यकाल में सीएम के तौर पर उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। अब देखना ये होगा कि रेखा गुप्ता बतौर महिला मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल में कौन सी उपलब्धियां जोड़ पाती हैं। आज हमारी दूसरी खबर के केंद्र में भी रेखा गुप्ता हैं, क्योंकि शपथ के बाद उनके कर्तव्य पथ की शुरुआत हो चुकी है। इस कर्तव्य पथ में नई सरकार के सामने चुनौतियों की लंबी चौड़ी लिस्ट है। दिल्ली में सरकार बनाने से पहले बीजेपी ने विकसित दिल्ली का वादा किया था। शपथ ग्रहण समारोह को भी बीजेपी ने विकसित दिल्ली शपथ ग्रहण समारोह का ही नाम दिया। यानी हर जगह बीजेपी ने मैसेज दिया है कि उनकी सरकार दिल्ली का विकास करेगी। लेकिन क्या ये इतना आसान होने वाला है? रेखा गुप्ता के पास ये जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी के 10 साल के कार्यकाल के बाद आई है, लिहाजा उनके सामने चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों से रेखा गुप्ता को पार भी पाना है और दिल्ली की जनता की उम्मीदों को पूरा भी करना है। साथ ही उन गारंटियों को भी अमल में लाना है जो बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कही है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद रेखा गुप्ता एक्शन मोड में नजर आई। उन्हें भी पता है कि आगे की राह बेहद मुश्किल होने वाली है। वो सीएम की रेस तो जीत चुकी है, लेकिन चुनौतियों की रेस जीतना अभी बाकी है। और इन चुनौतियों में यमुना की सफाई, रोजगार, स्वास्थ्य बीमा, सड़क, फ्री बिजली पानी, महिलाओं को आर्थिक मदद और फ्री शिक्षा समेत कई और वादे हैं। इनमें सबसे बड़ी चुनौती यमुना नदी की सफाई है। तभी तो शपथ लेने के कुछ ही घंटे बाद रेखा गुप्ता यमुना मैया का आशीर्वाद लेने पहुंच गईं और अपना एजेंडा साफ कर दिया। शपथ लेते ही दिल्ली की नई मुख्यमंत्री यमुना मैया का आशीर्वाद लेने पहुंची। यमुना के इर्द गिर्द ही विधानसभा चुनाव घुमा था। हर पार्टी को यमुना मैया का आशीर्वाद चाहिए था, लेकिन इस बार यमुना मैया ने कमल को सींचा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 2 मुद्दे सबसे अहम थे। पहला मुद्दा था यमुना की सफाई और दूसरा मुद्दा था भ्रष्टाचार। और जैसे ही मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद रेखा गुप्ता एक्शन में आ रही, तो कहीं ना कहीं यमुना की सफाई हो या फिर भ्रष्टाचार हो, दोनों पर प्रहार होता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा। पहले शपथ ली, फिर पदभार ग्रहण किया और उसके कुछ घंटे बाद ही रेखा गुप्ता यमुना के वासुदेव घाट पर थी। यमुना को निहारा और मन ही मन संकल्प जरूर लिया होगा, यमुना मैया को स्वच्छ और निर्मल बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने यमुना को स्वच्छ करने की बात कही थी। यमुना को दिल्ली की पहचान बनाने का वादा किया था।
अब रेखा गुप्ता को पीएम मोदी की इसी बात पर अमल करना है। यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। मैं जानता हूं ये काम कठिन है, मैं ये भी जानता हूं ये काम बहुत लंबे समय का है। समय कितना ही क्यों न जाए, शक्ति कितनी ही क्यों न लगे, लेकिन अगर संकल्प मजबूत है तो यमुना जी के आशीर्वाद रहने वाले हैं। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में यमुना का विकास, यमुना रिवर फ्रंट का निर्माण और मनोरंजन की सुविधाएं देने की बात कही है। ऐसे में यमुना की सफाई जितना बड़ा मुद्दा है उतनी ही बड़ी चुनौती भी। यमुना की सफाई हमारी प्राथमिकता, उसके लिए जो साधन संसाधन लगाने होंगे उस पे पूरे लेआउट प्लान के साथ में काम किया है। यमुना का नाम लेकर जो सियासी युद्ध लड़ा गया वो तो शांत हो चुका है, लेकिन अब एक्शन का समय है और इसको लेकर एलजी काम शुरू भी करा चुके हैं। बड़ी बड़ी मशीनें यमुना की सफाई का काम कर रही हैं। एलजी के 4 सूत्रीय प्लान के मुताबिक नदी की धारा से कूड़ा कचरा और गाद हटाई जाएगी। नजफगढ़ ड्रेन समेत दूसरे नालों की सफाई होगी। एसटीपी की क्षमता और उत्पादन की रोजाना निगरानी होगी। नए एसटीपी, डीएसटीपी के निर्माण के लिए समयबद्ध योजना तैयार की जाएगी। यमुना सफाई को लेकर जो पहले की आम आदमी पार्टी की सरकार है उसने बिल्कुल गंभीरता नहीं दिखाई। नई सरकार के सामने कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, उसे सिर्फ एसटीपी यानी जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसको दुरुस्त करना है। तो पानीपत और सोनीपत में एसटीपी लगी हुई हैं, वहाँ से यमुना का पानी साफ हो रहा है और दिल्ली में जो 360 करोड़ लीटर सीवेज का पानी उत्पन्न होता है उसके ट्रीटमेंट का काम 1 साल के अंदर यदि कर दिया जाएगा तो दिल्ली सरकार यमुना साफ करने में सफलता हासिल करेगी। शपथ के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का यमुना घाट पर पहुंचना, वासुदेव घाट पर आरती में शामिल होना, ये इस बात का संकेत है कि सरकार का पहला फोकस यमुना मैया का कायापलट करना ही है। इसे बीजेपी सरकार भी जानती है। यमुना मैया रूठी तो आने वाले समय में मुश्किल होगी। विपक्ष भी सवाल उठाएगा और यमुना मैया की सफाई में कामयाबी मिली तो इसके ही पानी से 5 साल बाद फिर कमल खिलेगा। यमुना नदी के साथ सीएम रेखा गुप्ता के सामने चुनौतियों वाली जो फाइल खुलेगी उसमें और भी कई बड़े वादे होंगे जो बीजेपी ने दिल्ली की जनता से किए हैं। इनमें से कुछ वादे ऐसे हैं जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी और सरकार पूरे नहीं कर सकी, इसीलिए दिल्ली की जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। अब रेखा गुप्ता के सामने भी वही चैलेंज है और सरकार को इन्हीं चुनौतियों से पार पाना है। रेखा गुप्ता पिछले 30 सालों से राजनीति के रास्ते पर चल रही है, लेकिन उनका असली सियासी इम्तिहान तो अब शुरू हुआ है। आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा है। दिल्ली में चुनौतियों की खाई है और इसी खाई को अब रेखा गुप्ता को पार करके जाना है। रेखा गुप्ता को अब वो करना है जो केजरीवाल सरकार नहीं कर पाई। रेखा गुप्ता को अब वो करना है जिसका बीजेपी ने सपना देखा है। दिल्ली की नई नवेली सीएम को अब उन वादों को पूरा करना है जो संकल्प पत्र में किए गए हैं। मिशन विकसित दिल्ली का है, उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा और एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे। रेखा गुप्ता के सामने यमुना के बाद दूसरी सबसे बड़ी चुनौती वो रेवड़ियां हैं जो चुनाव प्रचार के समय बीजेपी ने बांटी थी, यानी फ्रीबीज। दिल्ली में बीजेपी ने महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने देने का वादा किया है। 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 2,500 से 3,000 रुपए हर महीने पेंशन देने की बात कही है। ऑटो, टैक्सी और ई रिक्शा चालकों को 10 लाख रुपए का जीवन बीमा और 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा देने की भी बात कही है। केजी से पीजी तक की फ्री शिक्षा वाले वादे को पूरा करने के लिए भी भारी भरकम बजट की जरूरत पड़ेगी। सड़क, सीवर, कूड़ा और पानी की व्यवस्था भी बड़ी चुनौती है। रेखा गुप्ता के सामने 2 तरह की चुनौतियां हैं। पहली, नरेंद्र मोदी ने जो वायदा किया है दिल्ली के मतदाताओं से, उस वायदे को उन्हें पूरा करने की बहुत बड़ी चुनौती है। उनको 2 वर्ग को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। एक वो जो डेवलपमेंट के मुद्दे पे वोट किया है भारतीय जनता पार्टी को, दूसरा वो जो प्रलोभन पे वोट किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री होने के नाते रेखा गुप्ता को इन दोनों तरह के मतदाताओं को देखना होगा और उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरना होगा। दिल्ली में साल 2024-25 का बजट करीब 76,000 करोड़ रुपए का था।
ऐसे में फ्रीबीज वाली योजनाओं के लिए फंड जुटाना एवरेस्ट पर चढ़ने के बराबर होगा। हालांकि दिल्ली में अब डबल इंजन की सरकार है, तो इस पे रेखा को केंद्र की मदद जरूर मिलेगी। इसके अलावा दिल्ली में प्रदूषण भी एक बहुत बड़ी समस्या है। दिल्ली की हवा को साफ करना, ठंड के समय पंजाब और हरियाणा से आने वाले पराली के धुएं को कंट्रोल करना बड़ा टास्क है। दिल्ली में खड़े कूड़े के पहाड़ों का भी कोई स्थायी समाधान करने के लिए एक ठोस नीति पर काम करना होगा। पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार में केंद्र सरकार और एलजी से टकराव के कारण दिल्ली में कई बुनियादी विकास परियोजनाएं ठप हो गई थी। अब इन्हें रफ्तार देने का काम नई सरकार को ही करना है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में अभी गारंटियां पूरी करने का सफर आज प्रारंभ होता है। प्रधानमंत्री जी का एक विजन है इस शहर के लिए, वो विजन हम सब लोग मिलकर इम्प्लीमेंट करेंगे। चुनौतियों के अंबार के बीच रेखा का सफर तो शुरू हो गया है, लेकिन आगे की राह बहुत मुश्किल है और इसी मुश्किल राह पर चलते हुए दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री को दिल्ली वालों के दिल में जगह बनानी है। भारत की बात के फोकस से देखें तो अगले 100 दिन रेखा गुप्ता सरकार के लिए बेहद अहम है। बीजेपी ने सरकार के 100 दिन का एजेंडा सेट कर लिया है। 100 दिन में क्या काम होगा, कौन से वादे पूरे होंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। शुरुआती 100 दिन में किए गए काम से सरकार अपनी छवि काम करने वाली सरकार के रूप में बना सकती है, जिससे बीजेपी को फायदा होगा और विपक्ष को भी सवाल उठाने का मौका नहीं मिलेगा।